नमस्कार, मेरा नाम दिशा चाचरा है और आप देख रहे हैं गाइड मेमो टॉक। आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर मधुर जैन जी, जो पारस हॉस्पिटल में सीनियर कंसल्टेंट इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट रह चुके हैं। डॉक्टर मधुर जैन जी, आपका हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। थैंक यू जी। तो डॉक्टर जैन जी, क्यों ना आप हमारी जो ये डॉक्टर की जर्नी रही है और आपने जो स्ट्रगल्स फेस करे हैं उसके बारे में हमारे ऑडियंस को थोड़ा बताएं। देखिए, स्ट्रगल तो शुरू में तो स्ट्रगल नहीं थे, नॉर्मल लाइफ थी। मेरे फादर एक डॉक्टर थे और अपने फादर को देखता था, हॉस्पिटल जाते थे, मरीजों को ट्रीट करते थे, काफ़ी रिस्पेक्ट सोसाइटी में थी। तो मैं बचपन से ही डॉक्टर बनना चाहता था। लेकिन उसके बाद एक दुखद घटना हुई कि जब मैं शायद 6th या 7th क्लास में था तो मेरे फादर सडनली उनकी अकस्मात डेथ हुई जी। तो उस फैक्टर ने एक और मोटिवेशन का काम किया डॉक्टर बनने के लिए। तो उसके बाद ज़िंदगी में एक लक्ष्य ही बना लिया कि बनना तो डॉक्टर ही है। फिर मदर का और ब्रदर का सपोर्ट रहा काफ़ी ज़्यादा, तो और फैमिली मेम्बर्स का भी, बाकी जो रिलेटिव्स थे उन्होंने भी बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया कि आपके फादर डॉक्टर थे, आपको भी डॉक्टर बनना है। तो फिर डॉक्टर की लाइन की तरफ बायोलॉजी लेकर के अपना बढ़ते रहे। ज़िंदगी में समस्याएं आई, पहले MBBS की, MGR मेडिकल यूनिवर्सिटी, वहाँ से MBBS किया। उसके बाद स्पेशलाइजेशन की बारी आई तो दिल्ली में से फिर स्पेशलाइजेशन किया। पहले मेडिसिन में किया, उसके बाद फिर कार्डियोलॉजिस्ट बने, हार्ट स्पेशलिस्ट बने। जब हार्ट स्पेशलिस्ट के लिए जब ब्रांच चूज़ हमको करनी होती है कि क्या स्पेशलिटी आपको लेनी है, तो उस समय बड़ा गंभीर समस्या आई कि हमारे पास 4-5 ऑप्शन थे। भाई, हार्ट स्पेशलिस्ट बनना है, न्यूरो स्पेशलिस्ट बनना है, कैंसर के डॉक्टर बनना है, गैस्ट्रो के डॉक्टर बनना है, या एंडोक्राइन डायबिटीज़ इसका डॉक्टर बनना है। तो काफ़ी सारे इस तरह के सवाल आए कि क्या करना चाहिए। सबके अलग अलग सलाह थी, सबका अलग अलग उद्देश्य था समझाने का। लेकिन फिर मेरे दिमाग में एक चीज़ आई कि ऐसी कौन सी ब्रांच है जिसमें जब मरीज़ मेरे पास आए और मेरे पास से जाए तो सबसे ज़्यादा सेटिस्फाइड होकर जाए। तो मैंने इस वजह से कार्डियोलॉजी को चुना कि मरीज़ क्योंकि हमारे पास आता है तो बहुत ख़राब स्थिति में आता है, एक एक धड़कन, एक एक मिनट, एक एक सेकंड की कीमत होती है। लेकिन जब जाता है तो खुशी से और पूरी ज़िंदगी के साथ जाता है, फैमिली भी बहुत अच्छे से खुशी के साथ जाती है और एक नई ज़िंदगी लेकर जाता है और एक नए उत्साह के साथ हमारे पास जाता है। ये सब सोचते हुए मैंने कार्डियोलॉजी यानी हार्ट स्पेशलिस्ट को वरीयता दी और आज मैं कार्डियोलॉजिस्ट का काम कर रहा हूँ, ऊपर वाले की दुआ से। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो मेरा पहला सवाल डॉक्टर जैन जी आपसे ये है कि हाल ही में शेफाली जरीवाला जी का देहांत हुआ कार्डियक अरेस्ट के कारण। तो जब हम इस तरीके के केसेस देखते हैं जहाँ इतने यंग और वो दिखने में कितनी फिट थी, ऐसे लोगों का जब हम कार्डियक अरेस्ट की वजह से देहांत की खबर देखते हैं तो इसके पीछे क्या कारण रहता है? क्या हम कोई चीज़ छोड़ देते हैं या इसके पीछे का कारण आप हमारे व्यूअर्स को थोड़ा बताएं। देखिए, काफ़ी सारे कारण हैं और इस तरह की जब सेलिब्रिटीज़ में जब घटनाएं या दुर्घटनाएं जिसे कहीं होती हैं तो ये हमारे लिए एक चिंता का विषय तो है ही, लेकिन एक सबक भी है कि उन फैक्टर्स को हम जानें कि वह क्या फैक्टर्स हैं जो कि इन अच्छा दिखने वाले, जैसे आपने बताया, और फिट दिखने वाले और जिनको पब्लिक इमिटेट करती है, ऐसे लोगों में अगर ऐसी घटनाएं हो सकती हैं तो हमारे में क्यों नहीं हो सकती, और होती हैं जिसको हम इग्नोर करते हैं। कुछ वार्निंग साइंस होते हैं, कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिसको हम इग्नोर करते हैं। जैसे रिस्क फैक्टर्स जो होते हैं वो है डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, स्मोकिंग, अल्कोहल, सेडेंटरी लाइफस्टाइल यानी कि बैठ के करने वाले काम, ओबेसिटी, स्ट्रेस, पॉल्यूशन और अनहेल्दी डाइट। ये 9-10 फैक्टर ऐसे हैं जिनके बारे में हमें ध्यान रखना चाहिए और हम इनका ध्यान नहीं रखते हैं। हम अपने सेलिब्रिटीज़ को इमिटेट करते हैं और इन रिस्क फैक्टर पर काम नहीं करते और हमारे हार्ट रिस्क का जो रिस्क है, हार्ट अटैक का, कार्डियक अरेस्ट का, हार्ट फेलियर का जो रिस्क है, वो बैकग्राउंड में बढ़ता चला जाता है। जी। डॉक्टर जैन जी, मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहूँगी। हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट, इन दोनों में क्या अंतर है? बहुत ही अच्छा सवाल पूछा आपने जी। इसका जवाब मैं बहुत ही साधारण तरीके से देना चाहूँगा। देखिए, मैं एक कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। एज ए कार्डियोलॉजिस्ट हम या तो एक प्लम्बर होते हैं, इलेक्ट्रीशियन होते हैं, या तो एक प्लम्बर या इलेक्ट्रीशियन। यानी हार्ट में कुछ ब्लड की नाड़ियाँ होती हैं जिनको कोरोनरी आर्टरीज कहते हैं। उनमें अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उसे हार्ट अटैक कहते हैं। और हार्ट का एक अपना इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है, बिजली की वायरिंग होती है। जैसे कि इस रूम में आप देख सकते हैं बिजली की वायरिंग है। आपने पेसमेकर का नाम सुना होगा जी। तो वो हार्ट का जनरेटर होता है। अच्छा। तो बिजली की जो वायरिंग होती है, अगर उसमें प्रॉब्लम होती है तो हम इलेक्ट्रीशियन का काम करते हैं और उसकी बीमारी का नाम होता है कार्डियक अरेस्ट जी। तो हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट में यही फर्क है। अब आप ये समझिए कि आपने पल्स रेट का नाम सुना होगा। हाँ जी। पल्स रेट यानी कि हार्ट कितनी बार धड़कता है। तो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हार्ट धड़कता है। अगर हार्ट धड़कना बंद कर दे तो उसे कार्डियक अरेस्ट कहते हैं।
और उसके लिए सीपीआर करते हैं, जिसकी की अच्छा। ट्रेनिंग स्कूल में कॉलेजेस में दी जाती है, जनरल पब्लिक को अवेयरनेस दी जाती जी। है, तो उसको कार्डियक अरेस्ट कहते हैं। और हार्ट अटैक वो चीज़ होती है जिसमें कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज हो जाता है, छाती में दर्द होता है, पसीना आता है, घबराहट होती है, आदमी गिर जाता है और अस्पताल भी नहीं पहुंच पाता, या पहुंच जाता है तो फिर एंजियोग्राफी स्टेंटिंग वगैरह करके उसकी जान को बचाया जाता है। ये मेजर फ़र्क है कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक। सर एक क्वेश्चन मैं और पूछूंगी इसी में, जैसे आपने कार्डियक अरेस्ट के वार्निंग साइंस बताए, तो हार्ट अटैक के वार्निंग साइंस और कार्डियक अरेस्ट के वार्निंग साइंस थोड़े अलग अलग बताएं, जिससे हम अंतर बता सके कि ये वार्निंग साइंस कार्डियक अरेस्ट के नहीं, ये हार्ट अटैक के हैं। ये आपने बहुत ही अच्छा और बहुत ही ऐसा सवाल पूछा जिससे एक जनरल पब्लिक को जी। समझ में आएगा और अवेयरनेस आएगी। देखिए, हार्ट अटैक के बारे में हम मोस्टली सब जानते हैं। हार्ट अटैक में क्या होता है, छाती में दर्द होता है, घबराहट होती है, पसीना आता है, चक्कर आते हैं और सांस फूलने लगता है। जी। ये टिपिकल सिम्टम्स इनको हार्ट अटैक के कहा हार्ट जाता है। अटैक के। जैसे आपने मूवीज़ में, टीवी में देखा होगा जी। कि कुछ कन्वर्सेशन चल रहा है खराब, या कोई बुरी न्यूज़ आई, छाती पे हाथ रख एक, जी जी एक जी। किसी किरदार ने रखा और नीचे गिर गया, हाँ जी। तो इसको कहते हैं हार्ट अटैक। जी। कार्डियक अरेस्ट को अगर आप जनरल लैंग्वेज में समझना चाहें तो आपने सुना होगा कि फलां प्लेयर था, फुटबॉल खेलते हुए सडनली जी। उसको एक्सपायर हो गया, कार्डियक अरेस्ट आ गया। तो कार्डियक अरेस्ट क्या होता है कि दिल की जो धड़कन है, जो पल्स मैंने बताया, जो कि नॉर्मल रेंज 60 से 100 के बीच में होती है, जी। जिसका कि एवरेज 72 आता है, तो इसलिए हम कहते हैं कि दिल 72 बार धड़कता है। जी। तो अगर ये सडनली स्टॉप हो जाए या वेरी वेरी फास्ट, बहुत 250-300 की स्पीड हो जाए, अच्छा। इरेगुलर हो जाए, इरेगुलर दोनों ही एक्सट्रीम हो जाए, या तो बिल्कुल बंद हो जाए या एकदम या एक्सट्रीम एकदम एक्सट्रीम में पहुंच जाए, जी। तो इस कंडीशन को कार्डियक अरेस्ट कहते हैं। और इस जगह पर रोल आता है सीपीआर और एईडी का। अच्छा। अब आप पूछेंगे एईडी क्या होता है। आपने रेलवे स्टेशन पर, एयरपोर्ट पर, स्कूल कॉलेजेस में, बड़ी बड़ी बिल्डिंग में आप जाते हैं, लिफ्ट के आसपास कुछ बॉक्सेस लगे होते हैं, जी। उसमें एईडी का रेड कलर का बॉक्स होता है, जिसमें पैचेस होते हैं, और पैचेस अगर ऐसी कोई कंडीशन में बंदा पहुंचता है तो पैचेस लगा के बटन दबाना होता है और शॉक एकदम अच्छा। से वो देता है। या आपने मूवीज में देखा होगा कि शॉक देते हैं, शॉक देते तो वो हैं। कार्डियक अरेस्ट के लिए देते हैं, अच्छा। वो हार्ट अटैक के लिए नहीं देते हैं। तो जब हार्ट की धड़कन एकदम से बंद हो जाए या बहुत एक्सट्रीम से हाई हो जाए, तब उस चीज कंडीशन को कार्डियक अरेस्ट कहते हैं, यानी हार्ट स्टैंड स्टिल पे, इफेक्टिवली स्टैंड स्टिल पे पहुंच गया। जी, कहीं ना कहीं बहुत अच्छे तरीके से और बहुत सरल शब्दों में आपने हमारे व्यूअर्स को इन दोनों के अंतर को बताया है। एक चीज और मैं कहना जी। चाहूंगा, आपने एक सवाल नहीं पूछा कि हार्ट फेलियर क्या होता है। ओ ठीक है, आप बता दीजिए। जी, देखिए, हार्ट एक पंप की तरह है। जैसे घर में पंप होता है, पंप क्या करता है, नीचे से पानी को ऊपर की पानी की टंकी में लेके जाता जी। है ना। ऐसे ही जो हार्ट है वो एक पंप की तरह है, जिंदगी में धड़कता रहता है, और जो लंग्स से ब्लड प्योर होके आता है उसको आगे पहुंचाता है। हाँ जी। तो ये अगर पंपिंग कैपेसिटी इसकी कम हो जाए तो उस कंडीशन को हार्ट फेलियर कहते हैं। अच्छा। यानी अगर आपका 1 लीटर ब्लड आगे जाना था और पंपिंग कम होने की वजह से 200 ml हर बीट में आगे जा रहा है, तो आपकी ब्रेन में, किडनी में, लीवर में आपको 200 ml ब्लड पहुंचेगा, जो कि 1 लीटर जाना चाहिए था। जी। तो इस कंडीशन में सब ऑर्गन धीरे धीरे करके फेल होने लगते हैं। तो इस कंडीशन को, यानी पंपिंग कैपेसिटी अगर कम हो जाए, पंपिंग एफिशिएंसी कम हो जाए, तो इसको हम हार्ट फेलियर कहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं अब, और मेरा नेक्स्ट सवाल डॉक्टर जैन जी ये है कि जब हमारा सुबह से व्रत चल रहा होता है, हमने फास्ट रखा हुआ है, ऐसे सुबह से शाम तक के व्रत में और फिर रात में हेवी डाइट या फ्रिज में पड़ा हुआ खाना खाने से जो हार्ट डिजीज़ के जो फैक्टर होते हैं, क्या वो बढ़ जाते हैं? 2-3 चीज़ें इसमें मैं कहना चाहूँगा। जी। देखिए, आपने फास्टिंग की, हाँ जी। तो आपकी बॉडी को रेस्ट मिला। जी। बहुत सारे कंसेप्ट आजकल मार्केट में, सोशल मीडिया पे है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग, ये फास्टिंग, वो फास्टिंग, मतलब आप रेस्ट देना चाहिए अपनी बॉडी को, अपनी गट को, जी। है ना। तो आपका हार्ट भी रेस्ट पे होता है, आपकी ब्लड वेसल्स भी रेस्ट पे होती हैं, और जितना लंबे टाइम तक आपने फास्ट किया है उतने लंबे टाइम तक रेस्ट पे होती हैं। जी। अब सडनली किसी रेस्टिंग चीज़ को, रेस्टिंग व्यक्ति को या रेस्टिंग ऑर्गन को आप सडनली कुछ स्ट्रेस दोगे तो उसको एकदम से जोर आएगा, जनरल लैंग्वेज में अगर जी देखें। जी जी। तो हाँ, अगर हम लॉन्ग फास्टिंग के बाद सडनली कुछ हैवी फूड, कोल्ड फूड, ऑयली फूड जी। खाते हैं, तो डेफिनेटली बॉडी के हर ऑर्गन पे और स्पेशली डाइजेस्टिव सिस्टम पे फर्क पड़ता है। अब सपोज कीजिए आपने फास्टिंग की, हाँ जी। और लंबी फास्टिंग की, और सडनली उसके बाद पूरियाँ खाई आपने, जी। तो आपकी गट को क्या चाहिएगा, उस पूरी ऑयल को डाइजेस्ट करने के लिए बहुत सारी एनर्जी चाहिए। एनर्जी कहाँ से आएगी? ब्लड से आएगी। वो ब्लड कहाँ से आएगा? बॉडी के बाकी ऑर्गन से खिंच के आएगा, कोई स्पेशल तो बनेगा नहीं। हाँ जी। तो उसी ऑर्गन्स में आपका हार्ट भी है, ब्लड वेसल्स भी हैं, तो वहाँ पे ब्लड कॉम्प्रोमाइज़ होगा, वहाँ की आर्टरीज जो हैं उसमें वैसोडाइलेटेशन होगा, है ना, उनको जोर आएगा,
तो डेफिनेटली वो एक रिस्क फैक्टर कारण हो सकता है, लेकिन जनरली जी हर आदमी में ऐसा नहीं होता, शायद आप में और मेरे में ना हो, लेकिन ऑलरेडी अगर किसी में और रिस्क फैक्टर्स जो मैंने अभी बताए थे कि डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, फैमिली हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, फैमिली हिस्ट्री, अगर ये सब चीज़ें हैं या और रिस्क फैक्टर्स हैं तो उनको ये सब चीज़ें होने के चांसेस रहते हैं। ये तो होगा नंबर 1 पॉइंट। हाँ जी। नंबर 2 पॉइंट क्या है कि एक चीज़ होती है कि अगर हम ठंडी चीज़ें खाते हैं जी, सडनली ठंडी चीज़ें लेते हैं तो वैसोस्पैज्म बॉडी में होता है, तो जो हमारी आर्टरीज हैं, जैसे कि आप ठंडा अगर कोई भी चीज़ अगर हाथ पे रखेंगे तो हाथ आपका सिकुड़ सा जाएगा थोड़ा सा, तो अंदर की जो आर्टरीज हैं, अंदर की जो गट की जो लाइनिंग वगैरह है, वो वैसोस्पैज्म उनके जो ब्लड वेसल्स उसमें सिकुड़ना हो जाता है, तो उसकी वजह से ब्लड सप्लाई ओवरऑल बॉडी में कम हो जाती है जी, तो एक ये भी कारण है। नंबर 3 एक चीज़ हम कहते हैं रीफीडिंग सिंड्रोम, एक पहले हुआ करता था जब, आजकल तो भारत बहुत संपन्न है, लेकिन जो बेगर्स वगैरह होते थे वो बहुत टाइम तक लंबे टाइम तक खाना नहीं खाते थे और सडनली उनको खाना खाते थे। एक रीफीडिंग सिंड्रोम नाम की एक बीमारी होती है जो पहले ज़्यादा हुआ करती थी, तो लेकिन उसमें क्या होता है कि सडनली बॉडी में कुछ ऐसे केमिकल चेंजेस होते हैं तो पूरी बॉडी पे ओवरलोड बढ़ जाता है जी, तो एक रीफीडिंग सिंड्रोम भी इसका काम है, इसका कारण है, लेकिन ये जनरली उन लोगों में होता है जो बहुत लंबे टाइम तक भूखे रहते हैं और सडनली और फिर अचानक से बहुत हैवी डाइट ले लेते हैं या फिर ऑयली चीज़ें ले लेते हैं। आपने स्टार्टिंग में जो पहला कारण बताया तो उसमें आपने फैमिली हिस्ट्री का भी नाम लिया कि फैमिली हिस्ट्री भी एक बहुत बड़ा फैक्टर रहता है, तो जो जीन्स वगैरह रहते हैं कि दादा को या परदादा को हार्ट की बीमारी थी तो आगे वही चलती आती है, तो इसके बारे में आप थोड़ा और डिटेल में बताएं। बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल ये भी आपने पूछा। अभी बताइए कि आपकी शक्ल आपके पापा से मिलती है या मम्मी से? नानी से। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा। तो आपकी नानी से आपकी शक्ल मिलती है जी, तो आप जेनेटिकली अपने मम्मी पापा, अपने दादा दादी, नाना नानी से अपना जेनेटिक मेकअप लेके आए हैं जी। आप बाहर से भी देखने में उनके जैसे हैं, किसी से थोड़ा ज़्यादा किसी से कम जी, और अंदर से भी उनके जैसे हैं, किसी से ज़्यादा किसी से कम, तो यही चीज़ जेनेटिक्स है। तो जो आप बाहर का शक्ल, बाल, आइज़ जो आप लेके आए हैं, तो अंदर के जीन्स भी उन्हीं से लेके आए हैं जी, तो उनकी जो डिजीज़ हैं, उनके जो रिस्क फैक्टर जो उनमें डिजीज़ रही हैं, उनका भी रिस्क आप में ट्रांसमिट होता है, तो इसी को जेनेटिक्स कहते हैं जी। और ये तो हो गया जेनेटिक्स, इसको आप चेंज नहीं कर सकते, आपके हाथ में नहीं है जी, आप अपनी पैदाइश को चेंज नहीं कर सकते। और इसके साथ साथ जो आते हैं एनवायरनमेंट, यानी कि आपकी नानी तो शायद दिल्ली एनसीआर में, गुड़गांव में या नहीं रहती होंगी, हाँ जी, है ना, वो कहीं शायद हो सकता है कहीं स्मॉल टाउन में, विलेज में कहीं रहती हूँ, तो वो उनका एनवायरनमेंट अलग था, प्योर एनवायरनमेंट था, हो सकता है वो खेत में काम करती हो, फिजिकल वर्क बहुत ज़्यादा हो जी, है ना, तो वो उनका एनवायरनमेंट था जो आपका नहीं है। आप एक मेट्रो सिटी में रहते हैं जी, हम एक मेट्रो सिटी में रहते हैं, हमारा काम करने का तरीका अलग है, हमारा स्ट्रेस का लेवल अलग है, हमारा खाने पीने का जो खान पान है वो अलग है, हमारे आसपास पॉल्यूशन का लेवल है वो अलग है, तो इस चीज़ को एनवायरनमेंट कहते हैं। जो मैंने आपको 7, 8, 9 रिस्क फैक्टर्स बताए थे, इन चीज़ों पे हम काम कर सकते हैं, और इन्हीं पे जब हम काम करते हैं तो इसी को हम कहते हैं कि लाइफस्टाइल में हम इम्प्रूवमेंट करें तो हम कुछ चीज़ों से बच सकते हैं जी जी। और जो आजकल जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ये लाइफस्टाइल बिगड़ने की वजह से ज़्यादा हो रही है, क्योंकि जेनेटिक्स तो पहले भी आपके साथ थी, हाँ जी, लेकिन लाइफस्टाइल बिगड़ गया, जो आपकी नानी का था वो आपका नहीं, वो हमारा नहीं रहा। सही बात है। तो सर आगे बढ़ते हैं। मेरा नेक्स्ट सवाल है आपसे कि कहीं ना कहीं आजकल एक दिखावे का चलन चल गया है, सबको सुंदर दिखना है, इस चीज़ के लिए लोग एंटी एजिंग इंजेक्शन से सप्लीमेंट्स लेते हैं, तो इसका हमारे हार्ट का जो हेल्थ है उस पर क्या असर पड़ता है? देखिए, आपने सुना होगा एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड जी, है ना। अगर आपको कोई एंटी एजिंग या ब्यूटीफाई एजेंट कुछ लेना भी है तो आप हमेशा अपने डॉक्टर की सलाह से लें जी, कॉस्मेटोलॉजिस्ट जो कि सर्टिफाइड कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं, जो डॉक्टर्स हैं बेसिकली, उन्हीं की सलाह से लेना चाहिए। अगर हम कोई भी चीज़ इनडिस्क्रिमिनेटली यूज़ करते हैं जी, तो डेफिनेटली उससे नुकसान हो। और मोस्टली इस तरह की चीज़ें मैं अपने मीडिया के फ्रेंड से भी कुछ ये जो शेफाली जरीवाला का जो केस हुआ इसके बारे में बात कर रहा था, स्पेशली ग्लूटाथायोन के बारे में बात कर रहा था जी, तो मेरे फ्रेंड्स ने मुझे ये बताया कि लोग बताते नहीं हैं, लेकिन ऐसा कोई नहीं है जो यूज़ ना कर रहा हो। ऐसा मुझे मीडिया के कुछ लोगों ने बताया कि ग्लूटाथायोन जो है वो यूज़ कर रहा है। तो ग्लूटाथायोन का ऐसा कोई डायरेक्ट हार्ट के ऊपर इफेक्ट देखा नहीं गया है डायरेक्टली कोई। ये एक केमिकल है जो कि लीवर में बनता है और बॉडी में एज ए एंटीऑक्सीडेंट काम करता है, जो फ्री रेडिकल्स एक चीज़ होती है जो बॉडी